यूपी के प्रेसिडेंट है नलिन सर और जितने भी साथी इधर आए हैं, सभी को मैं क्रांतिकारी सलाम देते हुए एक शुरू में ही एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। मतलब एक अपना जो कमी है वो शुरू में ही बयां करना चाहता हूँ कि मेरा जो हिंदी है वो मान लीजिए आप मोदी के डिग्री बराबर है, ठीक है। तो इसके साथ आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं भी कोशिश करूंगा कितना बेहतर मैं हो सकूं, बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा फिल इन द ब्लैंक कर लेना। आज 12 अगस्त है। आज का दिन का अहमियत तो हम सबको पता है। खैर, एसएफआई पूरे देश के अंदर आजादी वीक मना रहा है। वी आर ऑब्जर्विंग आजादी वीक 9th to 15th अगस्त। अभी 2-3 दिन पहले हुआ 9th अगस्त। देश के अंदर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन को उस दिन हम स्मरण करते हैं। और अगर पूरे दुनिया की तरफ देखा जाए तो भी 9th अगस्त था उस दिन जिस दिन नागासाकी में, जापान के शहर नागासाकी में 6 अगस्त इन लोगों ने हिरोशिमा पे बॉम्ब फेंका था, एटम बॉम्ब, और 9th अगस्त नागासाकी में फेंके थे। तो साम्राज्यवादी युद्ध और उस युद्ध का नतीजा क्या हो सकता है, कितना खराब, किस लो तक जा सकते हैं, इसका एक परिणाम तो हमको 9th अगस्त और 6 अगस्त 1945 दिखे थे, मिले थे, जब हम हिरोशिमा और नागासाकी में इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर एटम बॉम्ब फेंके थे अमेरिका, और उसका नतीजा हम देखे थे। 11 अगस्त इस देश के क्रांतिकारी आंदोलन के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, मैं जहां से आता हूं बंगाल से, खुदीराम बोस, उसका शहादत दिवस हो। इतना सा था, शायद 12-13-14 साल की, थोड़ा ऊपर 15-16 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी का फंदा गले पे ले लिया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते। आज के दिन के बारे में आप सबको पता है। 12 अगस्त AISF इस देश के अंदर छात्र आंदोलन का एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट मूवमेंट का बना था। मैं उसके बारे में बात करूंगा थोड़ा। आने वाले कल का दिन 13 अगस्त फिदेल कास्ट्रो का 100 सालगिरह चल रहा है। फिदेल कास्ट्रो सिर्फ क्यूबा की नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर सबसे जाने माने, सबसे करेजियस सोशलिस्ट लीडर्स जो है, जो पूरे दुनिया के अंदर समाजवादी मूवमेंट को आगे ले गया जिन लोगों ने, उनमें से फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट सेंटेंस में आप जो जो नाम कहोगे उनमें से एक है फिदेल कास्ट्रो। आज जब हम फिदेल कास्ट्रो के बारे में बात कर रहे हैं, क्यूबा इतना सा छोटा देश है, अमेरिका से 90 किलोमीटर की फर्क है, दूरी है क्यूबा से मायामी का। पिछले 1959 से लेकर आज तक क्यूबा लड़ रहा है अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ। उन्हीं के आंखों के सामने क्यूबा लड़ते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, बीच में वो जब बाइडेन आया था तो कुछ दिन के लिए क्यूबा के साथ रिलेशन अच्छा करने का एक मौका बन रहा था। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने आके फिर से क्यूबा को टेररिस्ट स्टेट घोषणा किया, और डोनाल्ड ट्रंप तो अभी हर जगह कम्युनिस्टों का भूत देखते रहते हैं। कल भी आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट के आई थिंक द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी अफेयर्स और समथिंग, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स में चले जाओगे, कल भी इन्होंने एक ट्रंप के तस्वीर के साथ पोस्ट किया था कि
कभी नहीं, हम अमेरिका कभी एक समाजवादी देश नहीं बनेगा। समाजवादी इनके लिए आतंकवादी के बराबर है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर हमको आतंकवादी बोल रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम ठीक रास्ते में हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर हमको अच्छा बोलने लगा तो मतलब समझिएगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया कहीं। क्यूबा आज भी लड़ रहा है। हो सकता है छोटा, वो गाना था ना, छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना नहीं। क्यूबा पूरे दुनिया के अंदर समाजवादी आंदोलन, जनवादी आंदोलन, जो जिस मूवमेंट का स्लोगन होता है सबके शिक्षा सबके काम, उस आंदोलन का एक सामने लहराता हुआ झंडा बन के अभी भी क्यूबा लड़ रहा है। फिदेल कास्त्रो को हम जरूर साम्राज्यवाद के खिलाफ के लड़ाई को हम जब स्मरण करेंगे, फिदेल कास्ट्रो को भी हम स्मरण करेंगे। और फिर 15 अगस्त आप सभी को पता है। अभी खैर मैं और एक बार बंगाल का जिक्र करूंगा। बंगाल में आपको पता है हाल ही में डबल इंजन का गवर्नमेंट आया है। तो गवर्नमेंट आने के बाद उधर का जो भाजपा का अध्यक्ष है प्रदेश का, उन्होंने बोला कि ठीक है, आपको जो करना है करो, आजादी आजादी स्लोगन देने से हम पीटेंगे आपको। तो अच्छा खैर, सर ने तो कुछ थोड़ा बोला। आजादी की लड़ाई जब हो रहा था तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग कहाँ थे, सबको पता है। मैं उसमें ज्यादा एक बात रिपीट नहीं करूंगा, सबको पता है। बाय नाउ एवरीवन नोस व्हाट देयर रोल हैज बीन इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। हम जब इतने साल बाद 79 इयर्स सिंस आवर इंडिपेंडेंस, अभी भी इस देश के अंदर, आप ये वीडियोस आ रहे हैं ना, देख रहे हो कैसे मध्य प्रदेश में बच्चे स्कूल जा रहे हैं नदियां तैर के और ये सब करके, कैसे बिहार में स्कूल के बच्चे रास्ते पे आ गए थे, यूपी में भी शायद 1-2 जगह में हुआ होगा। अभी भी हमारे जिंदगी का बेसिक्स, इवन आफ्टर 79 years of independence, basics of our lives have not been met. तो इस हालत में अगर कोई स्लोगन दे, भूखमारी से आजादी, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम 100 के नीचे चल गए मोदी के टाइम पे। अगर कोई ये बोले कि बेरोजगारी से आजादी, 2 करोड़ नौकरी हर साल बोले थे ना जब आए थे, फिर बोला पकोड़ा भाजो, फिर बोला कि अरे पकोड़ा भाजने का ये इसमें घुसना ही नहीं है, चलो उरी बालाकोट, हिंदू मुसलमान 3 तलाक, ये सब में, एनआरसी, ये सब में लगे जाते हैं। काम का बात बिल्कुल ही नहीं करना। तो इस हालत में अगर कोई बोले महंगाई से आजादी, अभी लखनऊ में पेट्रोल का कितना भाव है? 100 क्रॉस कर गया ना, 102 के आसपास है। पूरे आप सभी को पता होगा, खास करके जिनके पास बाइक है, गाड़ी है, कोविड के दौरान पूरे दुनिया में व्यापार बंद था। हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश में पेट्रोल डीजल का भाव गिर चुका। इकलौता इंडिया एक ऐसा कंट्री था कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, उन 2-3 सालों में भी 100 के नीचे हमारा पेट्रोल डीजल गिरा नहीं। हम सेंचुरी करते रहे। कौन विराट कोहली, कौन रोहित शर्मा, हम जैसे सेंचुरी। और अभी उसके साथ आ रहा है, अभी इथानॉल आ रहा है। पेट्रोल नहीं आएगा, पेट्रोल मिल नहीं रहा है क्योंकि हमारे गलत विदेश नीति, उस जंग में जिस पक्ष लेना था उस पक्ष हम नहीं लिए। हम अमेरिका और इजराइल के भी उनके पीछे 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 दुम लड़ाते लड़ाते चलते गए। अभी उधर झगड़ा हो गया, इधर नहीं आ रहा है। हम रशिया से खरीद नहीं सकते क्योंकि हमने तो टीकी बांध के रखा है ट्रंप के पैरों से। तो इसीलिए अभी तेल की कमी है तो क्या करो, गन्ना का जूस उसमें डाल दो, है ना, इथेनॉल E20। गडकरी जी का लड़का का बहुत बड़ा बिजनेस है,
अभी खैर हालत इधर कह चुका है, चलो ये सब स्टूडेंट्स के मीट में ये सब बात करते नहीं, पर मैं कर देता हूं। इस देश के अंदर एक बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम करते हैं। ओल्ड मॉन्क नाम का एक रम है दारू का। ओल्ड मॉन्क इस देश में अभी बैन होते जा रहा है। आई एम नॉट एंडोर्सिंग, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट एंडोर्सिंग, आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट कि ओल्ड मॉन्क का नाम का एक रम बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं। 3-4 दिन पहले देश की सरकार ने ओल्ड मॉन्क को बैन कर दिया। ओल्ड मॉन्क को बैन कर दिया, अच्छा है, देश की नौजवान के हित में, भलाई के लिए किया है। चलो सब दारू पी के सब शरीर खराब, तबीयत खराब हो जा रहा है तो इसीलिए बैन कर रहे हैं? नहीं। क्या हुआ? ओल्ड मॉन्क को बैन करने के बाद खबर आया कि कैप्टन रम नाम का और एक रम की कंपनी पूरे देश के अंदर अपना व्यापार फैलाने में के चक्कर में लगे हुए हैं। इस कैप्टन रम का मालिक कौन है? वही आदमी जो इथानॉल में पेट्रोल में इथानॉल ब्लेंड कर रहा है, गडकरी जी का बेटा। कहीं से भी, कहीं पे भी थोड़ा सा मौका मिल जाए, इनके वो व्यापार, ये मतलब इनका कुछ नैतिकता, नीति, वैल्यू सिस्टम कुछ भी नहीं है। मैं नाम बोलूंगा, मैं धर्म का नाम लूंगा, इसका नाम लूंगा, वो करेंगे, मंदिर वो सब ठीक है। पैसा आ जाए, अगर जहां से भी पैसा आ जाए हम उस पर घुस जाएंगे। घुस के अयोध्या के मंदिर के अंदर भी घुस गए। चढ़ावा चुप बोला था, जब आया था शुरू में बोला था मैं चौकीदार, याद है? अभी पुरानी चीजें थोड़ी थोड़ी बीच बीच में याद करवाना भी जरूरी है। पब्लिक मेमोरी इज शॉर्ट। तो इसी हालत में इधर से इस देश को बचाना है, किसी भी तरह से बचाना है। शिक्षा का हालत बहुत बुरा है, रोजगार का हालत बहुत बुरा है, इनको भी पता है। इसीलिए जब हम महंगाई से आज़ादी, बेरोजगारी से आज़ादी और ये सब भूखमरी से आज़ादी स्लोगन, जब हम ये ऐसे नारे लगा रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि बेसिक बात यह है कि इनके लिए पॉलिटिक्स जिन जिन इश्यूज के ऊपर होना चाहिए, हमारे लिए पॉलिटिक्स का माने मतलब अलग है। दिस इज सिंपली नथिंग बट अ बैटल ऑफ आइडियाज। विचारधारा की लड़ाई चल रहा है इधर। बीच में बहुत सारे लोग हैं, सपा के लोग हैं, शायद कांग्रेस के लोग हैं, ये है लालू के लोग हैं, इधर उधर बहुत सारे लोग हैं बीच में। पर एक स्पेक्ट्रम का अगर आप दोनों एंड प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन समझोगे तो एक है इनका फांसीवादी सोच, जो हर वक्त देश का राजनीति का मुद्दा को भटकाते भटकाते मजहब के तरफ, जाति के तरफ, भाषा के तरफ ले जाने का कोशिश करेगा। ये समझाने का कोशिश करेगा कि तुम्हारा देश का मतलब, तुम्हारा देश का मैप, तुम्हारा देश का मतलब सियाचिन का बॉर्डर। सियाचिन के बॉर्डर की इस पार आ जाओगे तो देश के अंदर जो 140 करोड़ का आबादी, वो तुम्हारा देश नहीं है। अगर 140 करोड़ का आबादी का बात करना है तो किसान का भी बात करना है, मजदूर का भी बात करना है, बेरोजगार नौजवान का भी बात करना है, जिस मिडिल क्लास आदमी को प्रोविडेंट फंड, पेंशन, पीएफ, ग्रेजुइटी, हेल्थ स्कीम नहीं मिल रहा है, उसका बात करना है, जो बंदा अपने स्कूल में दाखिल नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका गांव में एक ही स्कूल था, बंद हो गया, उसका बात करना है। इसीलिए इनके लिए देशभक्ति, देश, और खास करके आप देखेंगे देश शब्द भाजपा आरएसएस के लोग ज्यादा व्यवहार नहीं करते। राष्ट्रवाद, स्टेट,
नॉट द कंट्री। हमारे लिए पेट्रियोटिज्म और इनके राष्ट्रवाद का मतलब है अल्ट्रा नेशनलिज्म। जिस नेशनलिज्म के अंदर नेशन तो जरूर है, पर नेशन में बैठे हुए, नेशन को आगे बढ़ाते हुए 140 करोड़ लोग, उसका हित का सोच इनके आइडिया में है नहीं। ये है अमीरों के लिए काम करने वाला पार्टी, अमीरों के लिए काम करने वाला फोर्स। आज से नहीं, शुरू से जब आरएसएस का जन्म हुआ था, आरएसएस के जन्म के बाद उनका पॉलिटिकल पार्टी रूप बदलते बदलते गया। एक जमाने में था हिंदू महासभा, फिर आया जनसंघ, फिर 1980 से आया भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी से काम नहीं चल रहा है तो किसी दिन ये कुछ दूसरा पार्टी खड़ा कर देगा, इसको मिटा के, खत्म करके। ये है शोरूम, ये पॉलिटिकल पार्टियां है शोरूम, गोडाउन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बस ब्रिटिश के आजकल इमरजेंसी के खिलाफ कितना कुछ बोलते हैं। कांग्रेस के खिलाफ लोगों का सेंटिमेंट को सामने लाना है, तो इसीलिए आजकल इमरजेंसी का जो खराब दिन थे उसको हम फिर से याद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अभी ये कॉकरोच आंदोलन चल रहा था, तब भी पार्लियामेंट में उनका मिनिस्टर है किरेन रिजिजू, इमरजेंसी के टाइम में क्या हुआ था और आज कैसे कितना सहनशील सरकार है कि छात्रों का मांग सुन के इस्तीफा दे दिया एजुकेशन मिनिस्टर ने। ये सब बोल रहा था पार्लियामेंट में। आज आप बोल रहे हो इमरजेंसी बहुत खराब था, क्योंकि आज आपको कांग्रेस के खिलाफ लोगों को भड़काना है। इमरजेंसी के दौरान आप क्या किए थे? ये बस अंग्रेज ठीक है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। वो अपना बात रख रहे हैं, ठीक है। यही तो डेमोक्रेसी है ना, यही तो डेमोक्रेसी है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप तक हमारा बात सुनाई दे रहा है ना, बस ठीक है, चलो। ये बस अंग्रेजों के जाके ही पैर नहीं पड़े थे, ये तो सबको पता है। सर हमें छुट्टी दे दो, जेल से रिहा कर दो, हम कभी भी आपके खिलाफ लड़ेंगे नहीं। और इनका पुराने दिनों का इनके किताबें हैं, जहां पे इनके स्टॉलवर्ड्स शुरू के दिनों का लीडर्स लिख रहे हैं कि हे देश के हिंदुओं, तुम अंग्रेजों के खिलाफ लड़के अपने एनर्जी मत खत्म करो। तुम लड़ो मुसलमान के खिलाफ, तुम लड़ो क्रिश्चियन के खिलाफ, और तुम लड़ो कम्युनिस्टों के खिलाफ, लिखे थे ना। फिर गांधी जी को मार दिया, फिर इनको बैन कर दिया गया। बैन करने के बाद वही सरदार पटेल के पैर आके पड़े, हमें बचा लीजिए, गलती हो गया, चलो ठीक है। फिर इमरजेंसी हुआ, फिर इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा गांधी को, मैडम आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, हम तो आपके साथ ही हैं। तो एक फ्लूइड टैक्टिक से ये लोग पिछले 100 साल से अपना संगठन को बचाते आए हैं। नीति का बहुत ऐसे दफे हैं जहां पे ये लोग अपने नीति से भ्रष्ट हुए हैं। खैर मेरे को समझ में नहीं आता इनके नीति में भलाई कुछ है कि नहीं। बोलते हैं इंडियननेस के बारे में। अच्छा, इंडियननेस के बारे में बात करने के लिए हमको बोलते हैं ना, जब हम समाजवादियों को बोलते हैं लेनिन तुम्हारा पार्टी ऑफिस में है, लेनिन ने भारत के लिए क्या किया था, मार्क्स ने भारत के लिए क्या किया था। मैं एक बार, मेरा एक दोस्त है, खैर चलो उसका क्या बोलते हैं इसको, इस अखिल भारतीय क्या विद्यार्थी नहीं है, उसमें परिषद है। तो वो लोग उधर एक मुझे ऐसे बोल रहा था कि तुम्हारे ऑफिस में लेनिन का तस्वीर है, लेनिन ने क्या किया था। मैंने बोला देख, बहुत देर से सुन रहा हूं। 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक का गिरफ्तारी हुआ था, तब रूस में बैठ के लेनिन ने उसको अपोज करके चिट्ठी दिया था। लेनिन 1923 तक जीवित रहे थे।
उस दौरान जालियांवाला बाग बोलो, एक से बढ़कर एक जो अंग्रेज का साम्राज्यवादियों का जो अत्याचार हुआ था हमारे देश के लोगों के ऊपर, हर चीज का विरोध किया था लेनिन ने वहां पे बैठ के। मैं वो लेटर तुमको दिखा सकता हूँ कि ये लो, बाल गंगाधर तिलक, ये लखनऊ में हम आ रहे थे, है ना सामने तिलक का एक चौक मूर्ति, लालबाग शायद। बाल गंगाधर तिलक अरेस्ट हुआ, लेनिन इसका विरोध करके चिट्ठी दे रहा है। अब एक भारत के अंदर एक क्रांतिकारी अरेस्ट हुआ, भगत सिंह अरेस्ट हुआ, चंद्रशेखर आजाद अरेस्ट हुआ, अशफाकुल्लाह अरेस्ट हुआ, बिस्मिल अरेस्ट हुआ, किसी भी कोने पे कहीं पे भी एक क्रांतिकारी, एक स्वतंत्रता सेनानी अरेस्ट हुआ और आरएसएस के तरफ से एक उसको विरोध करके एक स्टेटमेंट आप दिखाओ मुझे, तो हम मान लेंगे कि आप, चलो ठीक है, आपने गोल दे दिया हमको। तुम हमको देशभक्ति सिखा रहे हो। जो लोग शिव वर्मा के रास्ते से आ रहे हैं, जो लोग भगत सिंह को अपना मान के आते हैं, ये कैसा इंडियननेस है? इंडियंस को इंडियननेस सिखाने के लिए तुम्हारा नेता बीएस मुंजी 1931 में मुसोलिनी के पास क्यों गया था? सवाल उठाना है। गया था फांसीवाद सीख के आने के लिए। अभी मैं एक दूसरा चीज का जिक्र करना चाहता हूं। हम फांसीवाद तक आ ही गए, तो इसीलिए मैं क्या कैसे छोटा कर दूं? आपका टाइम ठीक है चल रहा है। 1900 जो हमारा 20th सेंचुरी का फांसीवाद, जिससे इंस्पिरेशन लेते हुए इस देश में फांसीवादी संगठन हिंदुत्व के नाम पे बनाने का फैसला इन्होंने किया था, उस फांसीवाद पूरे दुनिया के सामने फेल कर चुका। हम सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खास करके रेड आर्मी, उसका जो ग्लोरियस रोल है, जैसे हिटलर को रोक दिया था और जैसे धीरे 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 हिटलर, मुसोलिनी और ऐसे फांसीवादियों को मिटा दिया था समाजवादियों के लीडरशिप में। हमें ये वो इतिहास पता है। वो लोग भी अपने हार से कुछ सीखने की कोशिश की। ये चीज खास करके मेरे जो नए दोस्त हैं इधर, जो मेरे जेनजी दोस्त हैं, उनको मैं थोड़ा ध्यान से सुनने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। हम इतिहास की किताबों में फांसीवाद के बारे में बड़ी भयंकर चीजें पढ़ते रहते हैं। आजकल तो चलो नेटफ्लिक्स वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री है, बहुत सारे। दुनिया के फांसीवादियों ने 20th सेंचुरी का फेलियर से एक चीज सीखा कि अगला बार आना है तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बाहर से अटैक करते करते नहीं आना है, इसको अंदर से खा लेना है, खा जाना है। इसको क्या, टर्माइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, दीमक। आप समझ गए हो ना मेरे बात? हिटलर जो था, जर्मनी के राइक्सटैग को बाहर से आग लगा दिया था और फिर कम्युनिस्ट लीडर जॉर्ज डिमिट्रोव और इन लोगों के ऊपर उसका इल्जाम लगा दिया था। ये लोग बाहर से पार्लियामेंट में आग नहीं लगाएगा। ये लोग पहले मीडिया को अपना पॉकेट में लेगा, अर्नब गोस्वामी को, फिर अक्षय कुमार को बोलेगा कि ठीक है चलो तुम्हारा तनख्वाह बढ़ा देंगे, तुम 3। और आजकल तो अक्षय कुमार भी बूढ़ा हो गया, आजकल तो धुरंधर आ गया। फिर ये लोग विपक्ष के पार्टीज के अंदर जिन जिन पे ज्यादा केस है, जिन्होंने ज्यादा पैसे चोरी किए हैं, इनके घर ईडी सीबीआई भेजेंगे। फिर ये लोग कहीं इलेक्शन कमीशन में किसको बिठाया जा सकता है जो हमारा बात सुनेगा, जुडिशियरी में किसको बिठाया जा सकता है जो हमारा बात सुनेगा। धीरे 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 सिस्टम की अंदर से सिस्टम को खा जाओ। यह है नया फांसीवाद, नियो फैशिज्म। What we are experiencing in India today
and UP may be the biggest example of what we called neo-fascism. मुद्दा एक ही है, देश को अदानी के हाथ में बेचना है, देश को अंबानी के हाथ में बेचना है, और कुछ भी अभी अब तो नए नए लोग आ चुके हैं, अदानी अंबानी भी। अभी ये मिलेनियल के लिए गाली था, अभी जेंजी के लिए गाली हो गया। राजेश मेहता आपको पता है, गूगल कर लेना, राजेश एक्सपोर्ट्स। कुछ दिन पहले सेबी ने इसको चिट्ठी भेजा था, 15.15 लाख करोड़ का घोटाला किया है इस आदमी ने। गुजरात में इनका बिजनेस, और हमारा विश्वगुरु का 56 इंच का, जिसका नाम नहीं लेते कभी, उसका बचपन का दोस्त। 15.15 लाख करोड़। आपको सोचना पड़ेगा कितना जीरो है इसमें, बोलने से पहले, लिखने से पहले। यही हो रहा है ना हमारे देश के अंदर। आरावल्ली पहाड़ मिटा दो, हटा दो, क्योंकि अदानी को। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हर साल गर्मी बढ़ते जा रहा है। मिनिस्टर आएगा, एकदम इतना बड़ा हंसमुख करके फोटो खींच के जाएगा हर 5 जून को, एक ऐसा वो सैपलिंग पेड़ का चारा लगा के बोलेगा कि ये देखे, सब ये करो, तुम एक इधर लगा रहे हो और 1000 एकड़ उधर गायब करके दे रहे हो, पहाड़ बेच रहे हो, नदी बेच रहे हो, जमीन बेच रहे हो, आदिवासी का घर बेच रहे हो, जंगल बेच रहे हो, कुछ भी नहीं तुम छोड़ रहे हो। और ताकि लोग इससे नजर हटे रहे लोगों का, तुमने जो चढ़ावा चोरी किया है, तुम जो शिक्षा चोरी कर रहे हो, तुम जो एनीथिंग अंडर द सन, इस पे लोगों का अटेंशन ना रहे, इसीलिए लोगों के अंदर हिंदू मुसलमान करते रहो। कितना हद तक क्या बोल रहा है कि अरे उधर चोरी भी तो हिंदुओं ने किया है, हिंदू का पैसा हिंदू चोरी कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत? बोला था ना किसी भाजपा के लीडर ने। हाँ, अभी तुम इस पे ज्यादा बात करोगे तो कोई जाके एफआईआर दर्ज कर देगा कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है। अबे तू हमको रिलीजियन समझाएगा? हिंदू धर्म में वसुधैव कुटुंबकम का बात करता है। तो ये पूरा का पूरा साजिश लगा रखे हैं ताकि देश का जो संपत्ति, देश का जो रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस, सब कुछ अमीरों के हाथ में बेच सके, कुछ अमीरों के हाथ में दे सके, बेच भी नहीं, फ्री में दे सके। आपको खास करके मेरे जो यंग दोस्त हैं उनको पता चलेगा कि नारायण मूर्ति नाम का एक मूर्ति है हमारे देश का, जिसका मंदिर का नाम है इन्फोसिस। उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि देश के नौजवान को हफ्ता में 70 घंटा काम करना चाहिए। क्यों काम करना चाहिए? तुम उस नौजवान को तनख्वाह बढ़ाओगे? नहीं, मैं अपना मुनाफा बढ़ाऊंगा, इसलिए तुम काम करते रहो। तो इधर तो नारायण मूर्ति आ रहे साहब। कुछ दिन पहले, 7 दिन की 10 दिन हुआ है मैक्सिमम, आप एक बार गूगल पे देख लेना, फ्रांस के गवर्नमेंट नारायण मूर्ति का हेवी जरिमाना किया है। जरिमाना को व्हाट इज इट कॉल्ड? जरिमाना आप समझते हो ना, मतलब इट हाँ, फाइन्स किया है, जुर्माना। अच्छा हाँ, वही बंगाली का हिंदी, ठीक है, समझ गए। जुर्माना किए है। क्यों? वो फ्रांस पे जाके उस देश का जो लेबर लॉज है, उस लेबर लॉज को कुछ भी स्वीकार किए बिना उधर में इन्फोसिस का जो एम्प्लॉइज है उनको शोषण कर रहे थे। तो उधर का सरकार ने बोला, बॉस इधर ये सब नहीं चलेगा, देश का लेबर लॉ के अंदर रहो वरना तुमको हम। और हमारे देश में उसी वक्त लेबर कोड्स आ रहा है।
आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं, कल या परसों किसी ना कहीं पे तो काम करोगे। लेबर कोड्स आ रहा है जो 8 घंटा काम को फॉर्मलाइज कर रहा है 12 घंटा काम। अभी 8 घंटा था फॉर्मली, तो ही इनफॉर्मली 15-16 घंटे तक जो जितने भी तुम्हारे कॉर्पोरेट में काम करते हुए दोस्त है ना, वर्क फ्रॉम होम के बाद फिर बढ़ गया, और भी वर्किंग आवर बढ़ गया। नीचे हाफ पैंट और ऊपर कोट पहन के बैठ रहा है। तो उसी अभी फॉर्मली ही 12 घंटा हो जा रहा है, और इसके बारे में बात करने का कोई नहीं है। जहां पे लोग ये सब मतलब एआई को लेके अमेरिका और चीन लड़ रहा है, तो अभी हम आईआईटी दिल्ली में मोदी जी का स्वागत एकदम शुद्ध सात्विक तरीके से कर रहा है। पर उस आईआईटी दिल्ली के अंदर, ताकि साइंटिफिक टेम्पर का मूड बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर का चर्चा बढ़े, इसके लिए जो पैसा खर्च करना है सरकार की ओर से वो हम नहीं कर रहे। हमारे देश के अंदर एआईएसएफ का जन्म हुआ था तो जरूर साम्राज्यवाद के खिलाफ हमारे जो स्वतंत्रता का लड़ाई उसका एक हिस्सा बन के, पर इस देश का स्टूडेंट मूवमेंट का इतिहास उससे भी पुराना है। इस देश का स्टूडेंट मूवमेंट का इतिहास का एकदम शुरुआत को देखा जाए, मॉडर्न इंडिया का मैं बात कर रहा हूं, दैट डेट्स बैक टू 1827। ये सब तो हुआ 1936। 1827 में बंगाल कलकत्ता शहर के अंदर हेनरी लुई विवियन डिरोजियो नाम का एक 23 साल का प्रोफेसर और उसके स्टूडेंट्स जिनका नाम था यंग बंगाल, और उन्होंने देश का सबसे पहला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चालू किया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में, अभी तब नाम था हिंदू कॉलेज। तब आजादी का बात ये लोग नहीं किए थे, तब ये लोग किए थे उस समय के समाज के अंदर, खास करके ब्राह्मणवादी रीति कानून में जो सुपरस्टिशंस थे, जो बैकवर्ड रिग्रेसिव थॉट्स थे, उसके खिलाफ। इसलिए मैं हर जगह बोलता रहता हूं कि छात्र मूवमेंट का हमारे देश के अंदर भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई, ये तो एक बात है, ये दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। पर इस देश में छात्र आंदोलन का जन्म हुआ था रैशनैलिटी के लड़ाई को सामने लेने के लिए, सेकुलरिज्म के लड़ाई को सामने ले जाने के लिए, ह्यूमनिज्म के लड़ाई को सामने ले जाने के लिए। 1827 मतलब उसके कुछ 30 इयर्स बैक फ्रॉम देन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का सोच पूरे दुनिया में फैल रहा था, हमारे देश के अंदर भी फैल रहा था। तो वो जो इगलिटेरियन, वो जो डेमोक्रेटिक, वो जो जनवादी, वो जो इक्वालिटी एंड इक्विटी के आइडियाज है, उनको सीने में लेकर इस देश का छात्र आंदोलन आगे बढ़ा। जैसे 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 हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता का संग्राम बढ़ते गया, छात्र आंदोलन का हिस्सेदारी बढ़ते गया। मैं खुद को भी बहुत लकी समझता हूं कि इस साल 12 अगस्त हमको इधर बिताने का मौका मिल रहा है। ये एक उसी साल किसान सभा भी जन्म लिया था। उसके कुछ साल पहले, कुछ महीना पहले, जैसे सर ने बोला जनवादी लेखक संघ, कुछ साल पहले ट्रेड यूनियन, एआईटीयूसी, धीरे 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 धीरे, और ये सब हुआ ज्यादातर 1917 का जो रूस के क्रांति, समाजवादी क्रांति, उसके बाद पूरे दुनिया के अंदर समाजवादी सोच फैला गया। 100 से ज्यादा देश में कम्युनिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था, जिनमें से हमारा भारत भी एक है। 1920 में ताशकंद में, फिर यहाँ पे यूपी में कानपुर में 1925 में, जिसको सीपीआई मानता है कि अपना शुरुआत। हमारे देश के जो जाने माने बड़े बड़े नेता लोग थे, जिनके फोटोज पे आज हम माला चढ़ाते हैं, मैं किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, उनमें से सबसे छोटा जो था वो भी आज जो लोग देश चला रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बड़ा था।
47 के बाद हमारे देश के नेता लोगों ने बोले अभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इतने सारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंस ऑफ थॉट्स, डिबेट्स, डिस्कशंस, ये सब की जरूरत नहीं है। अभी देश बनाने का टाइम है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना दो, नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स। अपने अंदर जो भी विवादें हैं वो मिटा के एक ही साथ सरकार के साथ तुम सबको चलना पड़ेगा। फिर आया तकरार, फिर स्टूडेंट मूवमेंट के अंदर से आवाज उठा कि भाई हमने स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सेदारी लिए तो है, बहुत ठीक ही, पर हमने कहां पे ये लिख के नहीं दिया कि हम आजादी के बाद अगर तुम कुछ अत्याचार करोगे देश के जनता के ऊपर तो हम चुप रहेंगे, ऐसे हमने कहीं पे नहीं बोला। स्टूडेंट मूवमेंट का काम है प्रश्न पूछना, सवाल पूछना। मूवमेंट छोड़ो, स्टूडेंट का काम है सवाल पूछना। वी आर द यंगेस्ट लॉट, वी आर द लॉट in the society that is empowered with the latest technologies, latest innovations, and we are the youngest minds. एक 80 साल का आदमी ये बोल सकता है कि मैंने इतना कुछ देखा जिंदगी में, कुछ बाकी नहीं रहा, मुझसे ज्यादा बकबक मत करो। स्टूडेंट का धर्म है प्रश्न पूछना। स्टूडेंट मूवमेंट का धर्म है सवाल करना, सवाल उठाना सत्ता से। समाजवादी स्टूडेंट मूवमेंट का थोड़ा 2 स्टेप आगे जाके मैं बोलूंगा, और भी जिम्मेवारियां है, बस सवाल उठाना नहीं, सवाल उठाना, जवाब ढूंढना, जवाब मिलने के बाद उस जवाब को लेके देश का जो मेहनत कश वर्ग के लोग हैं, जो किसान है, जो मजदूर है, उनके पास जाना। लेनिन बोलते थे स्टूडेंट्स आर द हार्बिंजर्स ऑफ रेवोल्यूशन। क्रांति के सोच, इस सोच का वार्ता देश के हर घर तक पहुंच देने का काम स्टूडेंट मूवमेंट को करना है। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ NUS का खिलाफ वो मैं नेशनल यूनियन ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहा था। धीरे धीरे 1970 में SFI बना। आप सबको पता है, मैं उसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। आज भी देश का, बीच में एक टाइम था जब हम देश के सबसे बड़ा संगठन थे, आज देश का सबसे बड़ा वामपंथी संगठन तो है ही, आज भी देश के अंदर सबसे बड़े स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक है SFI। और हम आज भी कोशिश करते हैं 1936 का लेगेसी को लेके सवाल पूछना, जो भी सत्ता पे है, जो भी सिस्टम को चला रहा है। क्यों इन लोगों का आजादी के स्लोगन से नफरत है? क्योंकि बेरोजगारी, हम क्या चाहते हैं? आजादी, भूखमारी से आजादी, महंगाई से आजादी, बेरोजगारी से आजादी। आप पूछ रहे हो महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भूखमारी क्यों है? दूसरा दफा आप पूछ रहे हो इसको कैसे मिटाया जाए, इसको कैसे मिटाया जाए। तो ये सवाल इनको पसंद नहीं है। हमारा काम है, ये जो कॉकरोच मूवमेंट था उसमें हम भी शामिल थे। यूपी के कई सारे साथी 20 जुलाई गए थे, पुलिस के लाठी खा के आया, इधर उधर ये सब। खाया था लाठी। पर मैं ये खास करके आप में जो अभी तक तो यंग, जो हमारे कम उम्र के साथी, उनके लिए बोल रहा था। जो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपको 2-3 चीज पेश करना चाहता हूं आपके सामने। ये कॉकरोच मूवमेंट हम सबको हिस्सा लेने का मौका मिला, और एक पॉलिटिकल सोशल ऑब्जर्वर के तौर पे बस हिस्सा नहीं लेना, मतलब इसको नजदीक से देखने का, विचार करने का, विश्लेषण करने का भी मौका मिला हम सबको। मुझे 2-3 चीज बहुत स्ट्राइक किया। एक, ये आरएसएस भाजपा का राजनीति चलता है
अदराइजेशन के मुद्दे के ऊपर। अदराइजेशन क्या? हिंदू मुसलमान के साथ एक साथ कहीं पे नहीं मिलेगा, हिंदू और मुस्लिम एक जगह बात नहीं करेगा, एक साथ घूमने नहीं जाएगा, किसी शादी के अवसर पे कहीं एक साथ मतलब गप्पे नहीं मारेगा, एक साथ खेलेगा नहीं, एक साथ पढ़ेगा नहीं। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, एंड सोशली अलग। पॉलिटिकली हिंदुओं का एक पार्टी, मुसलमान का एक पार्टी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो है हिंदुओं का मोहल्ला, उधर मुसलमान घुसेगा नहीं। ये है मुसलमान का बस्ती, इधर हिंदू पानी पीने जाएगा नहीं। ये इसी के ऊपर भाजपा का राजनीति जिंदा रहता है। अगर तुम ऐसे अलग कर दे सकते हो, अगर बंटवारा कर दे सकते हो, एक दूसरे से कंप्लीटली जुदा कर सकते हो, तो अगला दिन आप हिंदू मोहल्ले में घुस के मुसलमान के बारे में बोलोगे कि अरे वो तो सारे के सारे आतंकवादी हैं। हिंदू आसानी से विश्वास कर लेगा, क्योंकि हिंदू को मुसलमान के बारे में घंटा पता है। मदरसा मकतब क्या है हिंदू को नहीं पता। तो इसीलिए अगर आपके शाखा के लोग जाके बोल रहे हैं अरे हर मदरसे पे तो आतंकवादी तैयार हो रहा है, तो वो जल्दी मान लेगा। और ये सेम गोज फॉर द मुस्लिम एरियाज ऑल्सो। यह भी तो है ना, कम्युनलिज्म का नेचर ये है, कम्युनलिज्म का चरित्र ये है कि ये एक दूसरे को धीरे 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 हेल्प करते रहते हैं। हिंदू धर्म को इस्तेमाल करके जो लोग व्यापार करना, बिजनेस करना चाह रहे हैं, वो लोग अगर आगे बढ़ गया, तो लिख लीजिए, जो लोग मुसलमान इस्लाम को लेकर बिजनेस करना चाहते हैं, उसको भी एंथुसियाज्म, उनको भी एक वो मिल जाता, उत्साहित हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि ये तो एक ही है ना। मतलब वो आपने देखा है डबल फेसेड स्नेक, सांप एक ही है, दो, वो मैं बोल रहा था ना कुछ देर पहले, गोडाउन एक ही है, शोरूम अलग है, एक ही जगह से बन के आते हैं। तो इधर जो हुआ, इस जंतर मंतर के अंदर सारे के सारे पूरे देश के हर कोने से लोग आए, हर मजहब के लोग आए, हर भाषा के लोग आए, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से बातचीत किए, और ऐसे एक एकता, एक अखंडता बना, जो कि ये इनके बंटवारे के राजनीति के 180 डिग्री उल्टा साइड पे है, खिलाफ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर अस टू अंडरस्टैंड। खास करके हम जो समाजवादी आंदोलन में हैं, हम पॉलिटिकली रैलीज वगैरह तो करते रहेंगे, पर उसके साथ साथ हमको सोशली ऐसे स्पेसेस बनाना चाहिए जहाँ पे हर कौम के, हर भाषा के, हर जाति के लोग इकट्ठा आके एक दूसरे से बात कर सके। दूसरा चीज, शायद कुछ गड़बड़ हुआ है इधर, हाँ, मैं और 2 मिनट ले सकता हूँ? 10-15 मिनट में नहीं लूंगा, और 2 मिनट। अच्छा ठीक है। दूसरा चीज ये है कि लैंग्वेज ऑफ मूवमेंट चेंज हो गया। हम तक था अच्छा ठीक है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जेनजी ने आके दिखा दिया कि हंसते हंसते पुलिस को, स्टेट को डिजाइन कैसे किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तक, हमारे पीढ़ी तक ये सिखाया गया था कि पुलिस एक भयंकर चीज है, उसके खिलाफ लड़ोगे तो लाठी पड़ेगी पीठ में, जेल जाओगे। फिर मम्मी पापा बोलते थे ना जाओ, हम छिपके चले जाते थे, ये सब होते थे। इन्होंने सिखा दिया कि अच्छा ठीक है, पढ़ेंगे। फिर इसके साथ एक रील भी बना लेंगे, एक गाना बना देंगे, वास्तव में भैया बोल देंगे, ये सब करके। तो इसमें जो हुआ कि ये हमने आंखों के सामने से देखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डर का माहौल जो है, जिस डर को ये लोग हम सबके ऊपर रखना चाहते हैं, उस डर, करोड़ों का पैसा खर्च करके, करोड़ों रुपए खर्च करके
इस डर का माहौल को बनाया जाता है। एक 10 सेकंड का रील ने आके उस डर को खत्म कर दिया। सो फॉर अस ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि लैंग्वेज ऑफ मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज ऑफ मूवमेंट क्या हो, कैसे हो। और लास्ट जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूं इस कॉकरोच आंदोलन की, वो है कि नया फांसीवादियों ने हमारे देश के राजनीति को एक गड्ढे में डाल दिया था, जहां पे बस मंदिर, मस्जिद, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या बोलेगा। अभी इस आंदोलन में कान पकड़ के सारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पूरा राजनीति के सारे मीडिया चैनल्स को मजबूर कर दिया कि आप मुद्दा के बारे में बात करो, आप एजुकेशन के बारे में बात करो, आप बेरोजगारी के बारे में बात करो। और अभी पार्लियामेंट में तभी से चल रहा है ना, बीजेपी झारखंड सरकार के खिलाफ चला गया। क्यों? झारखंड में पेपर लीक हुआ। बीजेपी कहीं पे शिक्षा के मुद्दा को लेकर लड़ रहा है। लास्ट आपको कब याद है, आप बोलो मुझे। इस मूवमेंट में मजबूर कर दिया कि भाजपा मंदिर मस्जिद नहीं कर रहा है, भाजपा पेपर लीक के खिलाफ बोल रहा है। चलो इतना तक तो हो गया। जैसे नलिन सर ने बोला कि इधर से इसको, सर चुनाव के डेट्स और इसके हिसाब से बोला, मैं वैसे नहीं बोलूंगा। कंटिन्यूअस स्टूडेंट मूवमेंट, हम वामपंथियों का बड़ा जिम्मेवारी है इधर से इसको हमें एक दिशा दें, और इस दिशा देश के जो यंगस्टर्स है, जो जेनजी, जो नए जेन अल्फा, जो नए पीढ़ी है, उनके लिए एक सिक्योर्ड सोसाइटी, एजुकेशन, उनका मेंटल हेल्थ, उनका रोजगारी, देयर सेविंग्स, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वो किसान का बेटा भी हो सकता है, खेत मजदूर का बेटा भी हो सकता है, आईटी एम्प्लॉय का बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है। इसको it is by now clear that the young generation of India is tired with your divisive politics. It needs an alternative. एक वैकल्पिक विचार के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं दे पाएगा, ये कांग्रेस नहीं दे पाएगा, ये लालू जी या शरद पवार जी या केजरीवाल जी नहीं दे पाएंगे। ये उस चिराग जहां से ये मतलब एक इक्वल सोसाइटी का जिन निकल के आएगा, उस चिराग को ऐसे करोगे तो वो चिराग हमारे हाथ में ही है। इसीलिए एसएफआई इज द रेवोल्यूशनरी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसको मैं इस बात के साथ खत्म करना चाहता हूँ। हमारे जो दोस्त है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स के पास जाइए, स्टडी सर्कल्स बनाइए, एक्टिविटी क्लब्स बनाइए, जो मतलब प्ले नाटक का टीम होता है वो बनाइए, थिएटर की टीम बनाइए, गाने का बैंड बनाइए, स्पोर्ट्स टीम बनाइए, कुछ भी कीजिए, या फिर पबजी खेलिए एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। सो वो भी तो एक सोशल स्पेस है, डिजिटल स्पेस है, पर 4 लोग इकट्ठा तो एक सोशल, वर्चुअल सोशल स्पेस है। उधर हर जगह में ये जो मुद्दा की बात, शिक्षा और काम के मुद्दा, जो इकोनॉमिक इश्यूज, जो सोशल इश्यूज, उनको सामने लाने का काम धीरे धीरे करते जाइए। एक बूंद एक बूंद एक बूंद एक बूंद, समंदर ज्यादा दूर नहीं है। थैंक यू।